हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई नीट जंक्शन। बच्चों, आज हम आ गए हैं क्लास 11th नीट के ऑसिलेशन चैप्टर के साथ, जो चैप्टर नीट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नीट 2025 फोकस कर रहे हो तो यू कैन नॉट मिस दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का नीट के एग्जाम में वेटेज होता है 2 से 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला पता है तो मान के चलिए आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा टू लर्न एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट इन डिटेल विथ ऑल द एग्जांपल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विथ ऑल द नीट एंड जेई पीवाईक्यूज। इस वीडियो मैंने जेई के पीवाईक्यूज भी रखे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे जा सके और आप एग्जाम में टफ अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे भी फोड़ सके अच्छे से। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। चल बच्चों, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ एसएचएम से, छोटी मोटी बातें करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एसएचएम जो होता है बच्चों, वो होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन को हम प्लस और माइनस ए मार्क करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन वो जगह होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, मतलब ये दो एक्सट्रीम के बीच में देयर इज अ पोजीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करता है। उसी पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोला जाता है। वही इक्विलिब्रियम पोजीशन का दूसरा नाम हो जाता है बच्चों मीन पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे एक और बात पता होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को किसी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे लेके जाते हो टू द राइट साइड, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है टू द लेफ्ट साइड। इस अनबैलेंस फोर्स, ये फोर्स अनबैलेंस होता है। ये अनबैलेंस फोर्स का ही नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स, और इसी की वजह से एसएचएम हो पाता है। हम ये जानते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मतलब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट राइट में हुआ फोर्स लेफ्ट में लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, राइट साइड में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम बोल सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सेकेंड, हम उस फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स। यहाँ से अपने को आता है ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। बच्चों, के डिवाइड बाई एम जो होता है ये हो जाता है आपका ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमें ओमेगा का फॉर्मूला मिलता है विच इज अंडर रूट के डिवाइड बाई एम। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। Therefore we can say एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये भी एसएचएम का ही इक्वेशन हुआ। थर्ड इक्वेशन हो जाता है, हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं 3 फॉर्म में। पहला फॉर्म हो जाता है कि ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv बाई dt। सेकेंड हो गया इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर। थर्ड इसका एक और होता है, वो यहाँ पे यूज नहीं बट आगे यूज हो जाता है, वो होता है v dv बाई dx। हम सेकेंड वाला यूज करते हैं। हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम के 3 इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन और ये फोर्स वाला इक्वेशन। ठीक, ये तीनों के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको इक्वेशन आ सकता है, आपको मैच करके डेटा निकालना होगा। ठीक, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि क्या वो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एसएचएम। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा है कि क्या ये एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 3 स्टेप आपको करना होगा। सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे कि आप उस एक्स का जो भी गिवन इक्वेशन रहेगा, गिवन इक्वेशन का आप निकालोगे डिफरेंशिएशन, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, फाइंड डी एक्स बाई डी टी। ये निकालने के बाद सेकेंड स्टेप क्या करोगे, आप वापस डेरिवेट करोगे उस इक्वेशन को। आपने जो डी एक्स बाई डी टी निकाला था उसे आप वापस डेरिवेट करोगे एंड आप फाइंड करोगे फाइंड डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये निकालने के बाद आप उस इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट करना और देखना क्या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्या माइनस एक्स के, मतलब दैट इज कहना ये चाहता हूँ क्या एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्या माइनस एक्स के। अगर हाँ तो वो जो इक्वेशन है वो एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं हुआ तो वो इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ये 3 स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले वापस बोल रहा हूँ,
कोई भी इक्वेशन गिवन है और पूछा हुआ है कि इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एसएचएम, तो पहला पार्ट होगा जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन को डेरिवेट करके आप निकालिए dx बाई dt, दैट मीन्स वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से, बट आप उसको dx बाई dt ही दिमाग में लेके चलिए, ठीक है। एक बार डेरिवेट करने के बाद आप उसे वापस दोबारा डेरिवेट करिए और निकालिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालने के बाद आप उस इक्वेशन में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के इक्वेशन में एक्स को सब्स्टिट्यूट करिए और देखिए क्या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है क्या नेगेटिव एक्स के। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है नेगेटिव एक्स के, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दैट मीन्स वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा एसएचएम। अगर नहीं हुआ तो दैट इक्वेशन विल नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। इस तरीके से आप ये वाले सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आता है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हो जाता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई नो आपको इसका सबका मीनिंग पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ए जो हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल हो गया ये। फाई जो हो गया वो हो गया इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब होता है कि t इक्वल टू 0 पर जो फेज था पार्टिकल का, इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल। ओमेगा टी जो हो गया बच्चों, ये हो गया फेज कवर्ड इन टाइम t, फेज कवर्ड इन टाइम t। और जितना फेज उसने कवर किया प्लस उसका इनिशियल फेज पूरा जब आप ऐड कर दोगे, ये कहलाता है टोटल फेज ऑफ एसएचएम या टोटल फेज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। एक और चीज़, ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है बच्चों, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है और रिलेशन कैसा है, वो साइन फंक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ साइन, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको याद रखना है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। कुछ छोटी छोटी बातें कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, बोलो बोलो, प्लस माइनस है, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 हो गई। अगर बोला जाए कि एक एसएचएम के अंदर इन वन एसएचएम, अगर बोला जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर करता है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है, सोचिए एक एसएचएम में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन होता है प्लस माइनस ए। हम जानते हैं एक एसएचएम का मतलब हो जाता है, लेट्स सपोज कि वो मीन से स्टार्ट किया, मीन से प्लस ए पे जाना, प्लस ए से वापस मीन पे आना, मीन से माइनस ए पे जाना, वापस मीन पे आना, ये 4 पार्ट मिलाकर एक एसएचएम होता है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्शन छोड़ दें तो वो 1 एम्पलीट्यूड, 2 एम्पलीट्यूड, 3 एम्पलीट्यूड, 4 एम्पलीट्यूड कवर करता है। डिस्टेंस हो जाएगा उसका 4 एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि वो वापस सेम जगह पे आता है। तो एक एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, डिस्टेंस हो जाता है 4a। इसे अपने को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, लेट्स से अगर मैंने बोला कि if particle starts from mean position, तो बच्चों हम जानते हैं कि एट मीन पे उसका जो फेज होता है 5 वाला, वो हो जाता है 0। और वहां पे एट एनी टाइम t जो इक्वेशन आता है डिस्प्लेसमेंट का, एट एनी टाइम t जो इक्वेशन आता है वो हो जाता है a साइन ओमेगा t। तो अगर आपका पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आप यूज करोगे a साइन ओमेगा t। अगर मान लीजिए बोला जाए कि इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, if particle starts from extreme position, इसका मतलब ये हो गया कि एट t इक्वल टू 0, अब उसका जो फेज हो जाएगा बच्चों, वो फेज हो जाएगा π/2, क्योंकि एक्सट्रीम पे इनिशियल फेज होता है π/2। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो जाएगा एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t हो जाएगा a cos ओमेगा t। तो अगर आपका पार्टिकल मीन से स्टार्ट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा a साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन होगा a cos ओमेगा टी। और अगर जनरल कहीं से स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन होगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या क्या चीज़ें अपने को याद रखनी है यहाँ पे, मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल का फेज होता है वो होता है 0, इनिशियल फेज 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पार्टिकल का फेज होता है वो होता है π/2।
और वहाँ का इक्वेशन हो जाएगा a cos ओमेगा टी, मीन का इक्वेशन हो जाएगा a sin ओमेगा टी। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर हम डायरेक्शन के साथ बात करते हैं, वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन होता है बच्चों प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ए एम्पलीट्यूड हो गया और एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ का आपको वेलोसिटी निकालना है। तो ये पहला इक्वेशन है जो एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया है बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों एट मीन पर एक्स आपका 0 हो जाता है और आपको वी मैक्स मिल जाता है प्लस माइनस ए ओमेगा। वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पे होता है, तो वेलोसिटी मिनिमम होता है बच्चों एट एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए हो जाता है और वेलोसिटी अपनी मिनिमम वैल्यू दैट मीन 0 पे आ जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है, मिनिमम होता है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वो प्लस माइनस ए ओमेगा होता है। वेलोसिटी का दूसरा इक्वेशन होता है जो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालने के लिए बच्चों क्या करो, डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम डी बाई डी टी कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को, जो होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप डेरिवेट कर दोगे तो आपको यहाँ से मिल जाता है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ए साइन का हो जाएगा कॉस और ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों थर्ड वाला पार्ट जो हो जाता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का हमने पहले भी देखा है, जनरल इक्वेशन होता है माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये है एक्सेलरेशन का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है बच्चों एट एक्सट्रीम पे। एट एक्सट्रीम पे जो आपका x है वो प्लस माइनस ए होता है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। ये आ जाएगा बच्चों आपको एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। मतलब प्लस ए पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, माइनस ए पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब राइट साइड में होता है। एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू होती है एट मीन पर, जहाँ पर आपका जो x है वो 0 हो जाता है और एक्सेलरेशन अपनी मिनिमम वैल्यू दैट मीन्स 0 पे आ जाती है। एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, कितना होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है, कितना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये निकालने के लिए क्या कर दो आप, वेलोसिटी के इक्वेशन को ही टाइम से डेरिवेट कर दीजिए। मतलब आप क्या करिए, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। जगह नहीं है, एक सेकेंड, ओमेगा टी प्लस फाइव। आप जब इसे डेरिवेट करोगे तो आपको आएगा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यह आ जाएगा बच्चों ए ओमेगा तो एज इट इज होगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ओमेगा वापस डेरिवेट होकर बाहर आ जाएगा, ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। कॉस की जगह पे डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यह आ गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमारे पास हर एक के दो इक्वेशन होने चाहिए, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन सब के हम बात कर लेते हैं ग्राफ के बारे में। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ग्राफ में सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये होता है माइनस के एक्स, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये लीनियर ग्राफ होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन पावर 1 है दोनों का। बस ये ध्यान देना होगा कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। मतलब जब आपका एक्स पॉजिटिव होगा तो आपका फोर्स जो है बच्चों वो नेगेटिव होगा, जब आपका फोर्स पॉजिटिव होगा तो एक्स नेगेटिव होगा। मतलब जो ग्राफ है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड जो ग्राफ आता है बच्चों वो आता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है। अगेन ये लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ भी क्या आ जाएगा इसका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। बस एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिखते हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई खास इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, इसमें से ग्राफ डायरेक्टली नहीं बना सकते है ना, इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, रूट ब्रैकेट ओपन कर दो, मतलब रूट हट जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स वाला वेरिएबल यहाँ ले लो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो आपको वी स्क्वायर डिवाइड पे नीचे मिल जाएगा ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये इक्वेशन सेम एज एलिप्स का इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो एलिप्टिकल ग्राफ होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स से वाई एक्सिस पे ले लेते हैं वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो बनेगा एलिप्टिकल ग्राफ। ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस से, ये वाला आ जाएगा बच्चों माइनस से, ये वाला आ जाएगा प्लस ए ओमेगा और ये वाला हो जाएगा अपना माइनस ए ओमेगा। द ग्राफ इज एलिप्टिकल। सो ये था अपना तीनों ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ग्राफ हम जो बनाएंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसमें पहला ग्राफ हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बट मानते हैं पार्टिकल मीन से स्टार्ट किया है तो उसका फाइव जीरो हो जाएगा। अपने को इक्वेशन बच्चों मिल जाएगा, ये जीरो कर देते हैं। एक्स का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया रहेगा, तो मैं क्विक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अपने को इसमें से सिर्फ क्या समझना है कि ग्राफ दिखता कैसा है और फेज डिफरेंस जो है वो कितना होता है। तो ये ले लेते हैं टाइम, ये ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। टी को जीरो पुट करोगे तो ओमेगा इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू बच्चे जीरो हो जाएगी, मतलब एक्स जो है वो जीरो होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करके हम ड्रॉ कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का अपना ग्राफ मिलता है। अगर मैं यहाँ पे फेज भी लिख दूँ, ओमेगा टी की वैल्यू लिखूँ तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा बच्चों पाई बाय टू, ये हो जाता है पाई, ये वाला हो जाएगा 3 पाई बाय टू, दिस विल बी 2 पाई। क्लियर यहाँ तक। अगर नेक्स्ट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपने को चाहिए। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है बच्चों ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव जीरो है तो ये जस्ट होगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे जो टी है वो जीरो पुट किया तो वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों आ जाती है प्लस ए ओमेगा। मतलब जो ग्राफ है वो स्टार्ट होगा मैक्सिमम वैल्यू से, कर्वेचर साइन कर्वेचर ही होगा लेकिन वो साइन ग्राफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम से। तो ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। ग्राफ आपका मैक्सिमम से स्टार्ट होके इस तरीके से कुछ बनता है बच्चों। ये आ जाएगा जीरो, ये वाला जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ ये हो जाएगा ए ओमेगा, नीचे आता है माइनस ए ओमेगा। फेजेस लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा पाई बाय टू, जीरो पाई बाय टू, ये वाला हो जाएगा बच्चों पाई, ये वाला आ जाएगा 3 पाई बाय टू और ये वाला आ जाएगा बच्चा अपना 2 पाई। ठीक है। थर्ड जो अपने को ग्राफ लगेगा वो लगता है एक्सेलरेशन का। थर्ड बनाते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह सिर्फ ओमेगा टी आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया है। तो साइन ग्राफ ही होगा बट वो जो ग्राफ होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, मीन से, बट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, मीन से स्टार्ट होके कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे जाएगा। इस तरीके से ग्राफ अपने को मिलता है। इसमें जो हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो ये हो जाता है फेज डिफरेंस बिटवीन, पहला डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का फेज डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट मीन से स्टार्ट हुआ है, वेलोसिटी एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है। मीन और एक्सट्रीम के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का होता है। तो आप बोलोगे फेज डिफरेंस हो गया, सॉरी पाई बाय टू का होता है, फेज डिफरेंस हो गया पाई बाय टू। सेकेंड, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन अगर हम इसको देखेंगे
तो जो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट से शुरू हुआ है, अगर मैं उसको देखूँ तो एक वाला जो ग्राफ है मीन से स्टार्ट होकर टुवर्ड्स प्लस से जा रहा है, ये वाला ग्राफ मीन से स्टार्ट होकर टुवर्ड माइनस से जा रहा है। दोनों का पोजीशन सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो मीन पोजीशन पे वो पार्टिकल जो प्लस ए जाता है और वो पार्टिकल जो माइनस ए की तरफ जाता है, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई का। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई। थर्ड, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, बच्चों ये वाला आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। आपको ये 3 फेज डिफरेंसेस से अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इन सब चीज़ों को एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने जो पढ़ा है बच्चों, वो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? फोर्स का इक्वेशन होता है माइनस के इंटू एक्स, एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी का इक्वेशन होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है बच्चों ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, इन सबको अगर हम ध्यान से कंपेयर करें तो हम समझ में आता है कि अगर हम किसी भी ऑसिलेटिंग पाथ को पकड़ते हैं, लेट्स से ये वाला हो गया पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये वाला हो गया बच्चों अपना नेगेटिव एक्सट्रीम, और ये वाला हो गया अपना मेन पोजीशन। हर एक की वैल्यूज निकालते हैं सारे पोजीशंस पे। ठीक है, पहले बात करते हैं मेन पोजीशन का। तो मेन का तो बाय डेफिनेशन ही है कि वो पोजीशन जहाँ पे फोर्स जीरो होता है, तो मेन पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि भाई मेन पे एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे एक्स क्या हो गया, प्लस ए हो गया। यहाँ पे एक्स क्या हो गया आपका, माइनस ए हो गया। तो मेन पे आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो गया जीरो, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, कितना होता है ये, ए ओमेगा। ये प्लस माइनस ए ओमेगा दोनों होता है, अगर टुवर्ड राइट जाएगा तो प्लस ए ओमेगा लेना है, लेफ्ट जाएगा तो माइनस ए ओमेगा लेना है। और अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की, तो एक्सट्रीम पोजीशन में बच्चों एक्स जो हो जाता है वो हो जाता है प्लस ए, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, वो होता है माइनस के इंटू ए। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन भी हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे। वेलोसिटी अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगी और वो हो जाएगी जीरो। ठीक, बात करते हैं एक्स ऑफ माइनस ए का। यहाँ पर अगेन आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, बट अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस के ए। एक्सेलरेशन भी बच्चों मैक्सिमम रहेगा, वो हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। वेलोसिटी यहाँ मिनिमम रहेगी, दैट इज यहाँ आ जाएगा जीरो। मतलब जब आप मीन से एक्सट्रीम जाते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, और जब आप वापस आओगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो बोला जाए कि ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, तो मीन से एक्सट्रीम जाते वक्त कौन कौन बढ़ रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स बच्चों बढ़ जाता है, एक्सेलरेशन आपका बढ़ जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस बात है बढ़ जाता है, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, लास्ट में क्या हो जाता है, जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आ रहा है तो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अगेन डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, वेलोसिटी बच्चों डिक्रीज होगी, डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना। अगर वही ऑब्जेक्ट अपना मीन पोजीशन से जाता है माइनस ए की तरफ, तो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर वापस आता है ऑब्जेक्ट तो अगेन आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, बट वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो ये हर एक पोजीशन पे हर एक का इंडिविजुअल वैल्यूज अपने को पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज होता है ये पता होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रहे अपने। ठीक है, चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। चलिए अब क्या करते हैं, ये सारे फॉर्मूलेज के ऊपर हम कुछ PYQs है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर फोर्स -50 न्यूटन पर मीटर, ओके का यूनिट हो गया, इनटू एक्स, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x अपॉन 35। अपने को पूछा है वैल्यू ऑफ x, तो टाइम पीरियड में जो x अपॉन 35 है वो x की वैल्यू अपने को पूछी गई है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन देखोगे तो वहाँ से k अपने को डायरेक्टली आ जाता है, k कितना आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाता है। k निकलने के बाद हम k और मास को यूज़ करके ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k डिवाइड बाय मास। k कितना आ जाएगा 50, और मास कितना आ जाएगा बच्चा 0.5, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ओमेगा की वैल्यू आ जाती है बच्चों 10। एक बार ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड निकालना आसान हो जाएगा। ओमेगा को आप लिख दीजिए 2π/t इक्वल टू 10, 2 से 10 काट के 5 आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाती है π/5। टाइम पीरियड इज इक्वल टू
पाई डिवाइड बाय 5, हमें पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22/7, 7 5 35 आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बच्चों, 22 बचेगा। कंपेयर करके आप बता सकते हो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 यूनिट आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज। तो x का बच्चों इक्वेशन दे दिया विच इज 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये मीटर में है, यूनिट हो गया इसका मीटर। द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज 3.14 सेकेंड विच इज पाई। तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड जो हो गया वो पाई सेकेंड हो गया। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0। भाई अपने को वेलोसिटी निकालनी है एट टी इक्वल टू 0 पे। अब हमारे पास वेलोसिटी का दो फार्मूला है, हम दोनों से कर सकते हैं। मतलब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम से भी, और हम वेलोसिटी बच्चों निकाल सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले से आ जाता है, ठीक है। चलिए कोई भी एक फॉर्मूले से यूज करके आंसर निकालते हैं। तो पहले वी निकाल लेते हैं बाय डेरिवेटिंग द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा डेरिवेट करके, 10 इंटू यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस, और ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। अपने को चाहिए था एट टी इक्वल टू 0 पे, मतलब हम टाइम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो जो t हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो पूरा ओमेगा टी 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या बचा बच्चों अपने पास, 10 इंटू ओमेगा। ओमेगा को वी कैन राइट इट एज 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और यहाँ क्या बच जाएगा कॉस पाई बाई 3। टाइम पीरियड पाई सेकंड है तो वो ऊपर वाले पाई से कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 20 कॉस पाई बाई 3 1/2 हो जाएगा। वेलोसिटी आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी दी आंसर। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें अगर इक्वेशन ही दिया हुआ है तो हम इसे कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन जो दिया हुआ है दैट इज x इज इक्वल टू, ये हो गया 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। क्वेश्चन को रीड करो, ये भी मीटर में है बच्चों, मीटर में है। रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। मीन्स हमें निकालना है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, बाय कंपेयरिंग आ जाएगा इजीली। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसका, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5। कंपेयर करोगे तो जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे जो यूनिट है बच्चों वो मीटर है, तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर। टाइम पीरियड के लिए हम ओमेगा कंपेयर करते हैं, तो ओमेगा कंपेयर कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ओमेगा जो है वो पाई के बराबर हो जाएगा। ओमेगा को वी कैन राइट इट एज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई। तो ये पाई कट जाएगा, और यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, दिस विल बी 2 सेकेंड। डन। नीट 24 का सवाल था बच्चों, कितना इजी सवाल है। बाय कंपैरिजन अपने को आंसर निकल जाता है, दो इक्वेशन को कंपेयर कर दो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, ये वाला सवाल एग्जाम में ज़्यादातर देखने मिलता है। इसमें आपको जनरल इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, और बोला है कि कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एसएचएम आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच रिप्रेजेंट एसएचएम। तो कौन सा इक्वेशन है जो एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप रिकॉल करो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है और आपको बोला है कि क्या वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है एसएचएम को, तो वहाँ पे 3 स्टेप करना होगा। पहले आप उसको निकालोगे dy बाय डी टी, देन आप निकालोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, राइट। इफ डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के, तो ही वो एसएचएम कर रहा होगा, देन ओनली एसएचएम इज देयर, देन ओनली y रिप्रेजेंट एसएचएम। अदरवाइज वो इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन नहीं होगा। किसी एक के लिए करते हैं, लेट्स से हम पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो हमें y का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको डेरिवेट करते हैं सबसे पहले, तो हम निकालते हैं डी वाई बाई डी टी। आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चा, है ना। यह आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस, यह आ जाएगा बच्चों ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो डी वाई बाई डी टी वापस से मैं लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी टी अपने को मिल जाता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आ जाएगा बच्चों ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको एक बार वापस डेरिवेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। वापस डेरिवेट करोगे तो ओमेगा पहले से था, एक ओमेगा और आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी, प्लस ओमेगा पहले से था, एक ओमेगा और आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी।
तो अपने को मिल जाता है डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हमें ओमेगा स्क्वायर दोनों जगह मिला हुआ है। ये वाला माइनस बाहर निकालो और ओमेगा स्क्वायर बाहर निकालो, क्या बच जाएगा अपने पास बच्चों? बचेगा साइन ओमेगा टी। ये प्लस था, बस माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। अभी जो साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी है, यही तो है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब आप बोल सकते हो कि डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मतलब बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एसएचएम। तो आप बोल सकते हो कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एसएचएम। द इक्वेशन ऑफ y रिप्रेजेंट एसएचएम। बाकी तीन के लिए भी आप प्रैक्टिस के लिए बाकी तीन भी कर लेना, क्योंकि ये नीट है तो इसमें एक ही करेक्ट होगा। एडवांस होता तो हम सब ट्राई करते हैं, चारों के चारों ट्राई करते हैं, फिर वहाँ से मैच करते हैं। इसका शॉर्टकट मैं दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड मेथड से फॉलो करके ट्राई करिए। कौन सा एसएचएम है कौन सा एसएचएम नहीं है, आपको ज़्यादातर क्लियर हो जाएगी अच्छे से पिक्चर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से बच्चों, क्या दिया हुआ है? अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड 2 सेकंड, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। तो डेटा है वो दिमाग में रखिए कि जो टाइम पीरियड हो गया बच्चों वो 2 सेकंड हो गया, जो एम्पलीट्यूड हो गया वो आपका हो गया 1 सेंटीमीटर। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन 12.5 सेकेंड। तो टोटल जो टाइम उसने दिया है वो दिया है 12.5 सेकेंड। इसमें डिस्टेंस जो कवर किया वो हो गया कैपिटल डी, और डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया बच्चों वो हो गया स्मॉल डी। और आपको कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का रेशियो पूछा है। हमें एक ऑसिलेशन का पता होता है कि हमें एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। हम आधे ऑसिलेशन का भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्लियर हो जाए तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकता हूँ, राइट। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड। और जो टाइम गिवन है वो कितना है? 12.5 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के टाइम पीरियड से 12.5 सेकेंड तक कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होगा? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाल लीजिए। तो जो टाइम गिवन है 12.5 सेकेंड, इसको एक काम करते हैं ना, 12.5 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं 25/2, राइट। 25/2 सेकेंड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चा अपने पास? 2 सेकेंड आ जाएगा, मतलब अपना हो जाएगा 25/4 सेकेंड। इसका आंसर कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, वैसे पहले वाला भी कर सकते थे। ये हो जाएगा 6.25 नंबर ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे 6 कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ है और 1/4 ऑसिलेशन और हुआ है। तो 6 कंप्लीट ऑसिलेशन में डिस्टेंस लिख देते हैं। 6 कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4a, क्योंकि एक ऑसिलेशन का 4a होता है ना, तो 6 कंप्लीट में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4a प्लस 1/4 इंटू वापस 4a, यहाँ पे लिख दो, यहाँ तक ले दो बच्चों। तो डिस्टेंस जो टोटल अपने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 6 4 24 प्लस 125 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट निकालने जाओगे, 6 कंप्लीट ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, 1/4 ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट a हो जाएगा, तो ये हो जाता है a। दैट मीन्स बच्चों अपने को d/d कितना मिल जाता है? 25/1। ये आ गया आपका d/d का आंसर। समझे कैसे निकाला हमने? चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। हाँ जी, इस क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड कैपिटल A. Its speed is increased to 3 times at an instant when its displacement is 2a/3. The new amplitude of motion is na/3. The value of n is. इसका मतलब ये हो गया कि एक पार्टिकल एक मोशन कर रहा था, एक एसएचएम कर रहा था, उसके स्पीड को हमने 3 गुना बढ़ा दिया जब वो था 2a/3 पे। पहले वाला जो स्पीड था उस स्पीड की वजह से वो ए तक जा रहा था। अब हमने उसका स्पीड 3 गुना बढ़ा दिया व्हेन दैट पार्टिकल इज एट 2a/3। तो अब उसका नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल वापस से एक बार डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं कंडीशन। ये हो गया मेन पोजीशन,
जब वो इनिशियल केस की बात की करूँ अगर मैं, तो जब वो था 2a/3 पे, तो लेट्स से पहले वाले केस में उसका स्पीड v1 था और इस v1 की वजह से वो a तक जा रहा था। अब हमने क्या किया, उसी जगह पे उसकी जो स्पीड थी v2 जो थी, वो 3 टाइम्स ऑफ v1 कर दिया, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा और आगे जाएगा। अब अगर और आगे जाएगा तो व्हाट विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड, व्हाट विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो कंडीशन दिया उस कंडीशन को एज इट इज यूज करो, उसमें कुछ और ज़्यादा अपने को सोचना नहीं है। उसने स्पीड को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ले लीजिए 3 टाइम्स ऑफ v1। तो v2 जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ नया वाला जो एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक बच्चों। चलिए अब क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। अच्छा ओमेगा का क्या है यहाँ पे, सोचो ओमेगा का क्या सीन होगा यहाँ पे। ओमेगा जो होगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो वही रहेगा। अब कोई सी बात है बच्चों, टाइम पीरियड ऑसिलेशन जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। ये आपको सिंपल पेंडुलम में भी आपने ये देखा रहेगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड पर टाइम पीरियड का डिपेंडेंसी नहीं होगा, वो वही रहेगा, टाइम पीरियड जो है उसका वही रहेगा। तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चों ए डैश का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से बच्चों स्क्वायर कर दोगे तो रूट गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स को भी लिख लेते हैं, तो 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो अपने पास आ जाएगा बच्चों ए डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 9। तो a डैश का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 जो आ जाएगा बच्चों 5 प्लस यहाँ बच जाएगा 4/9। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 9 5 45 प्लस 4 हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 9। अगर हम स्क्वायर लेते हैं, दोनों स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड, तो बच्चों a डैश की वैल्यू आ जाएगी 7a डिवाइड बाय 3। कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो n हो गया कितना हो जाएगा 7। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर यहाँ तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन में दिया है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट x एज 4v स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/7, तो वैल्यू ऑफ x पूछा है बच्चों। तो जो भी वेलोसिटी का इक्वेशन है वो एज इट इज लिख दीजिए, 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पूछा है टाइम पीरियड। वेलोसिटी के इक्वेशन में अगर मैंने ओमेगा निकाल लिया तो ओमेगा से मैं क्या निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड। अब ओमेगा कहाँ से निकालेंगे, तो वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसके फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये हो जाएगा v 1/4 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट 50 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा बोला जा सकता है कि भाई जो मेरा ओमेगा आ गया वो आ गया 1/2। तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ये हो जाएगा बच्चों 1/2। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई। बट अपने को x/7 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, जहाँ से ये हो जाएगा 88/7। बाय कंपैरिजन आप बोल सकते हो x की वैल्यू आ गई 88 यूनिट। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ओके तो ये एनर्जी वाला सवाल है। एक काम करते हैं, पहले एनर्जी को पढ़ लेते हैं फिर वापस आते हैं एनर्जी वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ऑसिलेटिंग पार्टिकल के पास दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, और दोनों को ऐड करके हमें जो मिलता है उसे हम बोलते हैं टोटल एनर्जी। इंडिविजुअल इक्वेशन देखते हैं, कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा होता है उसे अंडरस्टैंड करते हैं, और ग्राफ कैसे होता है वो देखते हैं, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से देखने मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी का, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ के, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है हाफ के ए स्क्वायर, और ये होती कहाँ पर है बच्चा, ये होती है मीन पे, क्योंकि मीन पे एक जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर बचेगा। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होती है और कितनी होती है, तो मिनिमम होती है जीरो, और ये होती है दोनों एक्सट्रीम पर, क्योंकि वहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स जो है वो ए के बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैक्सिमम होता है मीन पे और मिनिमम होता है दोनों एक्सट्रीम पे। चलिए सेकेंड बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे, कितना होती है, एक्स की वैल्यू एक्सट्रीम पे हो जाएगी प्लस माइनस से, स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ये कहाँ पे होती है, ये होती है बच्चों एक्सट्रीम पोजिशन पे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी और कहाँ पे होती है, तो मिनिमम ऑफकोर्स ही बात है, मेन पोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगी एट मेन पोजिशन। याद रखना ये वो पोटेंशियल है जो एसएचएम की वजह से मिलता है। अगर पार्टिकल के पास इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी है तो एट मीन पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। मतलब अगर उसके पास पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन हो जाएगा बच्चा यू नॉट प्लस यू मिनिमम। हालांकि यू मिनिमम इज जीरो, तो आप बोल सकते हो कि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यू नॉट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, वो यू नॉट के बराबर। बट ये तभी जब उसके पास पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इन दोनों को ऐड जब हम करेंगे तो हमें मिल जाता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है बच्चों हाफ के ए स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बदलेगा काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी में के और ए आया जहाँ पे दोनों कांस्टेंट हो गए, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो हो गया बच्चों वो कांस्टेंट हो गया, चाहे आप मीन पे हो एक्सट्रीम पे हो या कहीं पे भी हो, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है यहाँ तक। इन तीनों का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा होता है, तो पहले एक सिंपल ग्राफ लेते हैं जहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स से ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है बच्चों ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है एनर्जी। द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर, तो मैं मार्क कर देता हूँ इसे हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं जीरो, मतलब ये हो गया बच्चों अपना मीन पोजीशन। ये वाले को मैं ले लेता हूँ प्लस से, मतलब ये वाला हो गया मेरा पॉजिटिव एक्सट्रीम, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बच्चा माइनस से, ये वाला हो गया अपना नेगेटिव एक्सट्रीम। पहले ड्रॉ करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वेरिएबल होगा। एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वेरिएबल होगा मतलब जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक इन नेचर हो जाएगा। अब होगा क्या सर, मैक्सिमम कहाँ पर है, तो मैक्सिमम हो गया मीन पे, तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो। तो ये 3 पॉइंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा। ड्रॉ कर दीजिए उसे। ये वाला बच्चों ग्राफ हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे भी पावर 2 है, मतलब इसका भी जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक इन नेचर होगा। काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या होता है, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ इस ग्राफ के लिए आई एम कंसिडरिंग देयर इज नो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि यू नॉट की वैल्यू फिलहाल जीरो है। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आई एम कंसिडरिंग यू नॉट टू बी जीरो, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, प्लस ए पर यही पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ये बराबर हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर के, और माइनस से भी ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर के। तो जो ग्राफ आ जाएगा बच्चा वो अगेन पैराबोलिक, इन दो पॉइंट के बीच में वेरिएबल ले लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए, तो ये 3 पॉइंट के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है पैराबोलिक इन नेचर, तो ड्रॉ कर देते हैं ये वाला
हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का क्या सीन है, टोटल एनर्जी चाहे आप एक्सट्रीम पे रहो, मीन पे रहो, कहीं पे भी रहो, टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के ए स्क्वायर है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये वाला जो ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन, वो हो गया टोटल एनर्जी। तो ग्राफ आइडेंटिफाई अच्छे से कर लेना, जो दोनों एक्सट्रीम पे जीरो है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो मीन पे जीरो है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जो स्टेट होता है वो टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, मतलब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो एक ऐसा पॉइंट आता है, जैसे ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से एक लाइन खींचो, हालांकि दोनों तरफ होता है वैसे वो पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहां पे एनर्जी, जैसे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, लेट्स से ई डैश बोल रहा हूँ, ये एनर्जी इस डिस्प्लेसमेंट पे, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स बोल रहा हूँ, ये वो डिस्प्लेसमेंट है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जिस डिस्प्लेसमेंट में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। यहाँ पर भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वही वाला होगा -x, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जिस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम है। ये वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है कि वो डिस्प्लेसमेंट बताइए जिस डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वो होता है, वो दोनों तरफ होता है, प्लस साइड में भी होता है, नेगेटिव साइड में भी होता है, ये हम निकालेंगे आगे जाके, बट फिलहाल आपको मैं ग्राफिकल वे में बता रहा हूँ। अच्छा, इसका एक और ग्राफ बना के दे देता हूँ मैं, कि मान लीजिए अगर यू नॉट जो है वो जीरो नहीं हुआ तो ग्राफ कैसा होगा। देखो, अगर यू नॉट जीरो नहीं हुआ, इफ यू नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन फिर भी वही रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ग्राफ भी वही रहेगा। बट हाँ, अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा बच्चों यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो टोटल एनर्जी हो जाएगा वो टोटल एनर्जी सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर ना होकर हो जाएगा यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन हो जाएंगे व्हेन यू नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जब उसके पास कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्राफ कैसा हो जाएगा सर जी इसका, तो ग्राफ देख लो, ये वाला हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये ले लेते हैं बच्चों एनर्जी। नाउ दी मैक्सिमम एनर्जी इज यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, लेट्स से यहाँ पे कहीं मैं मार्क करता हूँ कि भाई ये वाला हो गया हाफ के ए स्क्वायर। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम ग्राफ स्टडी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा मीन पे, और एक्सट्रीम ले लेते हैं प्लस ए और माइनस ए, तो दोनों एक्सट्रीम पे वो हो जाएगा जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर तक ही जाके वापस आ जाएगा, और वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एट मीन अगर हम एक्स जीरो पुट कर देंगे तो वो यू नॉट के बराबर होगा। लेट्स से ये वाला जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये जो गैप आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, इसे लेट्स से बोलते हैं यू नॉट, ये उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो ना होकर यू नॉट होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों वो यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से, आई होप मैं पॉइंट सही ले रहा हूँ, हाँ यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा ग्राफ कंसिडर करना। ठीक है, टोटल एनर्जी अब वो यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर के बराबर हो गया, और वो कांस्टेंट भी रहेगा, तो वो वाला ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये वाला हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये अगेन हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो ये वो ग्राफ हुआ जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। ठीक है, तो हमने तीनों काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का इक्वेशन देखा, हमने ग्राफ देखा जहाँ पे यू नॉट इज जीरो, हमने वो भी ग्राफ देखा जहाँ पे यू नॉट इज नॉट जीरो। ये ग्राफ एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हुए, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हुए। लेट्स सी कि एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होता है, एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें लगेगा इक्वेशन, चलो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन हम जानते हैं वो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसे हम ये ना लिखकर अब मैं लिख देता हूं, यहां से भी आता है, आप x की जगह पे उसका इक्वेशन लिख दोगे, और ए स्क्वायर बाहर आने के बाद वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि कॉस स्क्वायर बन जाता है। तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नाउ इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम वेलोसिटी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या इक्वेशन हो गया, तो वो हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। मान लेते हैं कि इनिशियल जो फेज है वो जीरो है, ताकि ग्राफ जो है ड्रॉ करना थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना।
तो मान लेते हैं इनिशियल फेज है 0, जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, कुछ भी हो सकता है, बट ग्राफ आप 0 को लेकर ड्रॉ कर रही है। इसका ये क्या हो गया बच्चा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एम ओमेगा स्क्वायर बच्चों वो हो गया के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोसाइन फंक्शन का स्क्वायर है, मतलब ये कि कॉस जब नेगेटिव होगा तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता। ऑब्वियस बात है, एनर्जी नेगेटिव नहीं जाएगा यहाँ पे। इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो कैसा ड्रॉ होगा, एक काम करते हैं एक ही बार ड्रॉ करेंगे ना, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेकेंड यहाँ देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बच्चों सिंपली हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ के x की जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर, साइन ओमेगा टी आता है उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें भी साइन का स्क्वायर है, मतलब अगर कभी साइन नेगेटिव भी हुआ तो स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। थर्ड ले लेते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, वो होता है हाफ के ए स्क्वायर, कांस्टेंट होती है इसका मतलब ये टाइम पे भी इंडिपेंडेंट हो गई, टाइम पे इंडिपेंडेंट हो गई तो ये वाला जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। चलिए इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। तो लेट्स से ये वाला y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है बच्चा एनर्जी, और x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टाइम या फेज, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। टाइम लेते हैं, चलो बाजू में फेज भी लिख देता हूँ। अब अगर हम पहला इक्वेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, उसमें कोसाइन फंक्शन है, तो जब t 0 होगा, t 0 होगा तो ओमेगा t 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट होगा बच्चों हाफ के ए स्क्वायर से, क्योंकि t 0 के लिए cos का फंक्शन 1 बन जाएगा, तो हाफ के ए स्क्वायर मिला है ना। तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो यहां से स्टार्ट होके इस तरीके से कुछ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी का। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का देख लेते हैं। वहीं अगर t इक्वल टू 0 मैंने पोटेंशियल एनर्जी में पुट किया, तो पोटेंशियल एनर्जी में t 0 पुट करने पे ये पूरा 0 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो स्टार्ट होता है उसके और ये जो काइनेटिक एनर्जी उसे टच करवाना रह गया, टच करवा दो इसको, ये 0 होगा ना, हम तो इसे 0 पर टच करवा देंगे। हाँ आप सही है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो t 0 पे 0 होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होकर जो बच्चों ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो ग्रीन वाला लाइन हो गया बच्चों वो इंडिकेट कर रहा है अपना पोटेंशियल एनर्जी, व्हाइट वाला जो लाइन हो गया वो इंडिकेट करता है अपना काइनेटिक एनर्जी, और जो टोटल एनर्जी होगा वो तो हर जगह हाफ के ए स्क्वायर होगा। इसको भी हल्का सा नीचे ले लेते हैं, चलो मिट गया वो लाइन, नहीं बच गया, क्या चल रहा है जाने दो, वापस ड्रॉ कर लेते हैं ना। जो टोटल एनर्जी है तो हर जगह हाफ के ए स्क्वायर होगा, तो वो वाला ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो पिंक वाली लाइन आप देख रहे हैं ये हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स ये बात है टोटल एनर्जी टाइम इंडिपेंडेंट है तो उसमें नहीं आएगा, और काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या ग्राफ होगा वो हमने ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। अब एक काम करते हैं, एनर्जी का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें वो क्वेश्चन है बच्चों, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो मैं बोल रहा था कि वो क्वेश्चन आता है, देख लो ये जेईई मेन 2023 का सवाल है, कितना बेसिक सवाल है। वो डिस्प्लेसमेंट निकालिए जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर है। जो बोला है वो लिख दो कि भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये काट दो, आपको मिल जाता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों अपने पास ए स्क्वायर बाय 2, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट 2। तो राइट साइड में वो हो जाएगा ए बाय रूट 2, लेफ्ट साइड में हो जाएगा माइनस ए बाय रूट 2। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सिंपल।
तो एनर्जी वाले में ना बहुत से बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस जगह पे काइनेटिक एनर्जी 1/3 होगा, 2/3 होगा। तो उस जो भी आपको रिलेशन दिया जाएगा उस रिलेशन को आपको लिखना है और उसमें फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर लेना, आपको एक्स आ जाएगा वहां पे। इस क्वेश्चन में दिया है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम इज E. If mass of oscillating particle P is doubled, then the new energy of the system for same amplitude is. अगर मास डबल कर दिया तो सिस्टम की एनर्जी नई वाली कितनी होगी? टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम का फॉर्मूला होता है बच्चों, स्प्रिंग मास सिस्टम, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इज एस स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू ए इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। ये मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, टोटल एनर्जी डज नॉट ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो चाहे आप मास डबल कर दो, मास हाफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, तो उसके एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल वाला एनर्जी जो है वो इनिशियल वाले एनर्जी के सेम होगा, मतलब बाद में भी एनर्जी ई ही रहेगा। बस ये लाइन याद रख लो अच्छे से कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टोटल एनर्जी मास के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इन मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन एज। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दे दिया। द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इज पाई अपॉन k सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो टाइम पीरियड निकाल के हमें पाई अपॉन k से कंपेयर करके k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है वो लिख देते हैं। तो ये हो गया 4 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 4x। पोटेंशियल एनर्जी से हमें टाइम पीरियड निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी से टाइम पीरियड? चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? हाफ के एक्स स्क्वायर। जो के होता है उसको हम ले सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड निकल जाता है। अच्छा, ये 1 माइनस कॉस 4x है। हम जानते हैं बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी दिया है उसे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2, 4x बाई 2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा मुझे? 2x आ जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने को बच्चों? यहाँ पे 4 टू हो जाएगा 8, साइन स्क्वायर 2x है, उसने बोला हुआ है कि साइन थीटा को आप थीटा ले सकते हो, तो साइन 2x को मैं 2x ले सकता हूँ। तो ये हो जाएगा जस्ट 2x का होल स्क्वायर, जिसका मतलब अपने को आंसर मिल जाता है 16x का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाता है अपने को, और अपने को मिल जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देयरफॉर एम ओमेगा स्क्वायर जो है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 डिवाइड बाय मास ले लेते हैं बच्चों। मास 4 kg बोला तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 8। तो ओमेगा स्क्वायर अपने को आ जाता है 8। ठीक है, हमें पाई अपॉन के टाइम पीरियड निकालना है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों √8। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू √8। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है बच्चों, ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाय, सिर्फ बचेगा मेरे पास √2। 2√2 का जो 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो अपने को कंपेयर करने से मालूम पड़ जाता है जो के की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। ठीक बच्चों, यहाँ तक समझा कैसे कैसे करना है? पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या दिया था, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किससे कंपेयर करना है, हमने उसे कन्वर्ट कैसे किया उसके फॉर्म में। साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया था तो हमने वो पुट किया वहाँ पे, फिर सॉल्व किया। ठीक, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों अपना टाइम पीरियड का, है ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, फिर हम वापस आते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम।
जनरल फार्मूला जो होता है टाइम पीरियड का, उसके दो फॉर्म होते हैं। पहला फार्मूला जो हो जाता है, जैसे एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमारे पास था, वो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चा, जस्ट हो जाएगा ए अपॉन एक्स। यहाँ माइनस मत डालना, वो डायरेक्शन के लिए होता है, वो एक्सेलरेशन में होता है। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है तो वहाँ माइनस हमें यूज़ नहीं करना होगा। तो आप बोल सकते हो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है रूट ए अपॉन एक्स। यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन एक्स। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 पाई अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय ए। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड का, जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। इसका एक और फॉर्म होता है, जैसे हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर जो बच्चों हो गया वो हो गया के डिवाइड बाय एम। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइड बाय एम। तो यहाँ से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का, जो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट मास डिवाइड बाय एस एच एम कॉन्स्टेंट। एस एच एम कॉन्स्टेंट जब मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लूंगा देन दैट के विल बी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, बट फिलहाल के लिए हम उसे क्या बोलेंगे, एस एच एम कॉन्स्टेंट। तो ये दो फॉर्म होता है अपने पास टाइम पीरियड का, एक हो गया 2 पाई रूट एक्स बाई ए और एक हो गया 2 पाई रूट एम बाई के। मोस्टली जो यूज होता है वो ये वाला 2 पाई रूट एम बाई के यूज होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो इसी का आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, तो हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के लिए आप जस्ट रेसिप्रोकल लगा लेना उसमें। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल होते हैं। जैसे सबसे पहले स्टैंडर्ड हो जाता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और दूसरा हो जाता है कि एक ऑब्जेक्ट होगा जो फ्लोट कर रहा होगा और फ्लोट में वो ऑसिलेट कर रहा होता है। एक होता है जिसमें एक गैस कंटेनर होता है, उसका जो पिस्टन होता है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम होते हैं जहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसका मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, आई एम श्योर आपने उसे पढ़ा रहेगा क्लास में। बस मैं आपको एक शॉर्टकट या एक बोल सकते हो मेथड बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। तो जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट ये है, देखो सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आप उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढिए। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होता है बच्चों जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई फोर्सेस अपोजिट में आके एक दूसरे को कैंसिल किए रहेंगे, तो आपको वो अपोजिट फोर्सेस लिखना होगा कि हाँ भाई दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप करोगे नाउ डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट। Now displace the object by small displacement by small displacement dx and write the equation of extra force generated। ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स्ट्रा फोर्स। पहले बैलेंस था, नेट फोर्स जीरो था, आपने उसे हल्का सा डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद कुछ फोर्स जनरेट हुआ रहेगा, तो डिस्प्लेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हुआ है, write the equation of extra force generated in form given below। तो आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फोर्स आपका जनरेट हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा फोर्स को आप लिखोगे, मतलब सॉल्व करोगे या कन्वर्ट करोगे के इफेक्टिव इंटू डी एक्स के फॉर्म में। मतलब आप डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी चीज़ यहाँ पे बचेगा, आप इसको क्या करोगे, पुट दिस इन इक्वेशन ऑफ टी। इक्वेशन ऑफ टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 पाई अंडर रूट, ये आता है बच्चों एम इफेक्टिव डिवाइड बाय के इफेक्टिव। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एम इफेक्टिव डिवाइड बाय के इफेक्टिव अपने को याद रखना है। अब चलते हैं सारे कंडीशंस को स्टडी करते हैं अच्छे से। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे बच्चों। सबसे पहले सिंपल बात करते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाए सिंगल स्प्रिंग सिंगल ब्लॉक,
तो अगर आपको एक सिंगल स्प्रिंग और सिंगल ब्लॉक दिया है, चाहे ये हॉरिजॉन्टल हो, चाहे ये वर्टिकल हो, चाहे ये किसी भी एंगल इंक्लाइन प्लेन पे हो, डाउन प्लेन पे हो, कैसे भी हो, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक ही होता है, वो होता है 2π√m/k। सिंगल स्प्रिंग सिंगल ब्लॉक किसी भी सिचुएशन में होंगे, ग्राउंड फ्रेम में ऑफकोर्स ये बात है, किसी भी सिचुएशन में होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन, सबका टाइम पीरियड यही आएगा 2π√m/k। यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए सेकंड देखते हैं। एक से ज्यादा स्प्रिंग होगा तो क्या होता है, एक से ज्यादा स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, जैसे वहां पे आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग होता है वो इंटर मतलब आपस में कनेक्टेड होते हैं, और एक ही कोई तो स्प्रिंग होगा जो जाके ब्लॉक को कनेक्ट होगा। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो के इफेक्टिव हो जाता है वो हो जाता है K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। कहाँ से आया? तो हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में के इफेक्टिव जो है वो रेसिप्रोकल का एडिशन होता है, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस एंड सो ऑन करना होगा अपने को, जिसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, K1 इंटू K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ये के इफेक्टिव होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2π√m डिवाइड बाय बच्चों ये आएगा K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ये हो गया टाइम पीरियड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड इसी में हो जाता है बच्चों अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पे देखना होता है कि वो दोनों ब्लॉक, दोनों जो स्प्रिंग है वो इंटर कनेक्टेड ना होकर डायरेक्टली ब्लॉक से अटैच है। अगर स्प्रिंग आपस में इंटर कनेक्टेड है तो वो सीरीज होते हैं, अगर वो आपस में इंटर कनेक्टेड नहीं है बच्चों तो वो पैरेलल होते हैं। भले दिखते वक्त कैसे भी दिखे बट वो पैरेलल ही होंगे इफ दे आर नॉट इंटर कनेक्टेड। तो लेट्स से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 हुआ, तो इसका कंडीशन में के इफेक्टिव की जो वैल्यू हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सीधा होता है बच्चों K1 प्लस K2। के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। और यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2π√m डिवाइड बाय K1 प्लस K2। तो सीरीज रहेगा तो K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, पैरेलल रहेगा बच्चों तो डायरेक्टली हम करेंगे K1 इंटू K2। ये होगा टाइम पीरियड इन पैरेलल, ये होगा टाइम पीरियड इन सीरीज बच्चों। ठीक, ये तीन कंडीशन हो गए। चौथे में आते हैं। अब होता है ऐसे कभी कभी स्प्रिंग को कट किया जाता है, उसे बोला जाता है कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग में बच्चों अपने को ये याद रखना है कि अगर अपने किसी स्प्रिंग का लेंथ हाफ कर दिया तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं के जो हो गया वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। ये सिर्फ मैथमेटिकली अपने को अंडरस्टैंड करना है। अगर हमने उसका फाइनल लेंथ है ना हाफ ऑफ इनिशियल लेंथ कर दिया बच्चों, तो जो फाइनल के हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल के हो जाएगा। मतलब अगर आपने लेंथ हाफ कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगी। के अगर आपने 5 गुना बढ़ाना है तो आपको स्प्रिंग जो है वो 1/5 करना पड़ेगा और वाइस वर्सा। इससे एक लिंक सवाल होता है जिसमें बोला जाता है कि आपको एक सिंगल स्प्रिंग सिंगल ब्लॉक होता है, एक सिंगल से स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं स्प्रिंग को। यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है जिस ब्लॉक का लिथ से मास हो गया कैपिटल एम, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया एल और इसका सॉरी के, और लेंथ हो गया इसका बच्चों एल। तो क्या किया, इसे कट किया। कट करके सबसे पहले इसे अरेंज किया सीरीज में। मतलब ये वाला हो गया एक टुकड़ा जिसका लेंथ हो गया L/2, और ये वाला हो गया बच्चा सेकंड टुकड़ा जिसका लेंथ हो गया L/2। इसे अरेंज कर दिया सीरीज में विद द सेम ब्लॉक। इसका टाइम पीरियड निकल कर आएगा टाइम पीरियड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पहले किया। देन क्या किया, उसको अरेंज किया पैरेलल में। मतलब एक यहाँ पे लगा दिया L/2 लेंथ का, और बच्चों यहाँ पे एक दूसरा लगा दिया L/2 लेंथ का, और यहाँ पे वही ब्लॉक लगाया जिसका मास अपने m लिया हुआ है। और इसका टाइम पीरियड निकल के आता है टाइम पीरियड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको इन दोनों का रेशियो पूछता है, टाइम पीरियड इन सीरीज डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ पैरेलल। ये रेशियो निकालना होता है। तो सिंपल है, जैसे देखो लेंथ आपने हाफ कर दिया,
लेंथ आपने हाफ कर दिया तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा 2k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, इसका भी कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। तो सीरीज वाले में जो इफेक्टिव k आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा इसके अंदर, तो k इफेक्टिव की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2k। इसको मिटा देते हैं पहले, ये हो जाएगा बच्चा 2k इंटू 2k डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2k प्लस 2k। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 4k स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा 4k, मतलब अपने को मिलेगा क्या, सिर्फ k मिलेगा, सिर्फ k मिलेगा। इसका मतलब अपने को टाइम पीरियड इन सीरीज जो मिलेगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ऑफकोर्स ये बात है ना, सीरीज का मतलब जैसे पहले था वैसे ही तो होगा वो भी। तो ये वाला आ गया सीरीज में। पैरेलल में क्या आ जाएगा, तो पैरेलल में बच्चों जो हम निकालेंगे तो इसमें k इफेक्टिव कितना होगा, तो k इफेक्टिव हो जाएगा 2k प्लस 2k, मतलब k इफेक्टिव कितना हो गया, सॉरी 4k हो जाएगा बच्चों ये वाला। तो टाइम पीरियड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों अपने को मिलता है 2 पाई अंडर रूट m वही रहेगा डिवाइड बाय 4k। ये 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाता है 1/2, यहाँ पे जो बचेगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट 1/2 बाहर आ जाएगा, अपने पास बचेगा 2 पाई अंडर रूट बच्चों आ जाएगा m बाई के। ये पूरा उस पूरे से कट जाएगा और इसका रेशियो कितना निकल के आ जाता है आपको 1 डिवाइड बाय 1/2, मतलब टाइम पीरियड इन सीरीज डिवाइड बाय टाइम पीरियड इन पैरेलल अपने को मिल जाता है 2। यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से, ध्यान से देख लो बच्चों, समझ लो अच्छे से, ये अच्छा सवाल है, ये आपको डायरेक्टली पूछा भी जाता है एग्जाम में। सिंगल स्प्रिंग को काट के सीरीज और पैरेलल में लगाओगे तो सीरीज वाला टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ सीरीज जो है वो 2 टाइम रहेगा टाइम पीरियड ऑफ पैरेलल के। पैरेलल में टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, कुछ डाउट यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कुछ और सिचुएशंस होता है जहाँ पे हमें निकालना पड़ता है टाइम पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड, तो लेते हैं एसएचएम ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि कोई तो लिक्विड है, जिस लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, पार्शियल इमर्स्ड है। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, सिलेंड्रिकल शेप मतलब लेते हैं, बेस भी कैसा हो जाएगा उसका सर्कुलर, इस तरीके से वो है। अभी जो इमर्स्ड पोर्शन है बच्चों वो ये वाला इमर्स्ड है, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब अभी के केस में अगर मुझे इक्वेशन लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इस ऑब्जेक्ट का जो mg है वो इसके बॉइंट फोर्स से बराबर है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, वेट कहाँ लग रहा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो वेट अभी के टाइम पे बैलेंस होगा इस पे लगने वाले बॉइंट फोर्स से। बॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। अभी केस में ये दोनों बराबर होंगे तभी वो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब नेट फोर्स 0 है। आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, बट मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप इक्वेशन लिखो, आप समझो जो मैं बोल रहा हूँ। नाउ डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस ऑब्जेक्ट को एक हल्का डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस कर दो। तो लेट्स से मैंने सिलेंडर को ऊपर से नीचे दबाया और नीचे दबा के ये वाले एज को मैंने इतना लेंथ नीचे लेकर आ गया, मतलब जो बेस था वो इतना नीचे आ गया एंड दिस हल्का डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। इसका मतलब इतना सा वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये वाला मैं बोल सकता हूं कि ये हो गया बच्चों इंक्रीज्ड इन इमर्स्ड वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट को और पानी में दबाने से mg तो नहीं बढ़ेगा, mg नहीं बढ़ेगा, बट उसका जो ऑब्जेक्ट का बॉयंट फोर्स, ऑब्जेक्ट पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉयंट फोर्स इंक्रीज हो गया, mg सेम रहा, इसका मतलब जो नेट फोर्स आ जाएगा वो ऊपर आ जाएगा। आप नेट फोर्स मत लिखिए, आप ये सोचिए कि वहां पे एक्स्ट्रा फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ। पहले mg और बॉयंट फोर्स बराबर थे, उसको डिस्प्लेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा फोर्स पैदा हुआ है अपने को सिर्फ वही चाहिए। डिस्प्लेस करने के बाद एक्स्ट्रा फोर्स मतलब कौन सा फोर्स बढ़ा, mg बढ़ा कि बॉयंट फोर्स बढ़ा, बॉयंट फोर्स बढ़ा। बॉयंट फोर्स कितने से बढ़ा, तो बॉयंट फोर्स बढ़ा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू चेंज इन इमर्स्ड वॉल्यूम, और कितना आपने उसे
डिप किया और कितना उसे आपने पानी में डुबाया इनटू जी, ये हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा फोर्स। इसे लिख लीजिए। तो एक्स्ट्रा फोर्स का जो अपने को फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? तो बेस का एरिया हो गया ए और हमने जो डिस्प्लेस किया वो हो गया डी एक्स, ये हो गया वॉल्यूम इनटू जी। तो हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसे हम कन्वर्ट करेंगे K इंटू डी एक्स में, K इंटू डी एक्स में ना, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिर्फ रो लिखा मतलब समझ लेना डेंसिटी ऑफ लिक्विड है बच्चों, ठीक है, इंटू एरिया इंटू जी इंटू डी एक्स। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये K इफेक्टिव की जगह पर है। ये पूरे को बच्चों आप बोलोगे K इफेक्टिव और इसे उठा के लिख दो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, दैट इज 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जो फ्लोट कर रहा है डिवाइड बाय, एक काम करते हैं यहां लिखते हैं मास बाय ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट कर रहा है बच्चों, डिवाइड बाय के इफेक्टिव की जगह पे आ जाएगा डेंसिटी एरिया इनटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एरिया इनटू जी आ जाएगा बच्चों। यहां तक क्लियर है? तो टाइम पीरियड का तो एक फॉर्मूला आप बोल सकते हो, इट इज अंडर रूट मास ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू जी, एक ये हो गया। अगर आपको मास नहीं दिया हुआ है तो मास को आप लिखोगे डेंसिटी इनटू एंटायर वॉल्यूम, बट वो डेंसिटी किसका होगा? सॉलिड का, तो काट मत देना गलती से, ठीक है ना। ये डेंसिटी किसका है बच्चों? लिक्विड का है। तो फिर आप उसमें टाइम पीरियड कन्वर्ट कर सकते हो, बट मोटा मोटा आप यही याद रखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज अंडर रूट मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रो ए जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रो ए जी, अपने को यही याद रखना है। दिस इज एसएचएम ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक गैस पिस्टन का बोल दिया जाता है कि एसएचएम है, उसका टाइम पीरियड निकालिए। तो हम बात करते हैं एसएचएम ऑफ पिस्टन का। अब इसमें समझो पहले ये होता क्या है। जैसे मान लो आपको बोला जाएगा कि एक कंटेनर हो गया, सिलिंड्रिकल कंटेनर हो गया, जहां पे यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। लेट्स से जो पिस्टन है वो अभी इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे एक गैस है जो कंप्रेस्ड सिचुएशन में है और ये अभी अपने इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब ये हो गया कि अंदर से जो प्रेशर लग रहा है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, पी इनसाइड और पी आउटसाइड, ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो ही तो बोला जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम पे है। तो ये इक्विलिब्रियम पे हुआ, बाहर से टोटल बाहर का प्रेशर इज इक्वल टोटल अंदर का प्रेशर। इक्विलिब्रियम मिलने के बाद हमें हल्का डिस्प्लेस करना होता है। तो लेट्स से मैंने इस पिस्टन को यहाँ से हल्का डिस्प्लेस करके आगे लेके गया, डिस्प्लेस मैंने किया इसे डी एक्स से। जब मैं इस पिस्टन को आगे डिस्प्लेस करूंगा तो मैंने इसका क्या किया? वॉल्यूम चेंज किया। गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, गैस का वॉल्यूम चेंज होगा तो उसका प्रेशर में भी चेंज होगा, प्रेशर में भी चेंज होगा, तो वो प्रेशर से हम क्या लिखेंगे? फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। जो पिस्टन था वो यहां पे आ गया, ठीक है। तो इंक्रीज या आप बोल सकते हो कि गैस के केस में डिक्रीज इन वॉल्यूम ये हो गया, ये हो गया बच्चों डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब गैस के केस में अगर आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर चेंज होता है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, इधर दिस प्रोसेस कैन बी आइसोथर्मल जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन है, और दिस प्रोसेस कैन बी डन एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली अगर किया जाएगा तो वहां पे प्रेशर वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो हो जाता है पीवी रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोनों प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज करने के बाद प्रेशर का चेंज अलग तरीके से होता है। तो हमें दोनों प्रोसेस पढ़ना है। अगर आइसोथर्मली बोला जाएगा तो आप उसको उसका फॉर्मूला अप्लाई करना, एडियाबेटिकली बोला जाएगा तो आप एडियाबेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करना। फिलहाल मान के चलते हैं पिस्टन इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। पहला केस लेते हैं, पिस्टन इज कंप्रेस्ड और गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ठीक है। जो हमने गैस कंप्रेस किया बच्चों वो हमने आइसोथर्मली कंप्रेस किया, ये मान के चल रहे हैं। तो आइसोथर्मल इक्वेशन लगा दो यहाँ पे। आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट
लेस डेरिवेट बोथ द साइड, क्योंकि दोनों साइड हम चेंज ही तो कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा बच्चों 0। हमें चाहिए चेंज इन प्रेशर, ताकि हम चेंज इन प्रेशर से एक्स्ट्रा फोर्स लिख सकेंगे। तो हम वी डी पी को यहीं पे रखते हैं और इसको वहां भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस पी डी वी। माइनस डी वी ये वही हो गया कि इट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, है ना। तो आपको चेंज इन प्रेशर मिल जाता है बच्चों माइनस प्रेशर बाय वॉल्यूम इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर बाय वॉल्यूम इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, कितने से वॉल्यूम हमने चेंज किया, तो लेट्स से इसका एरिया पिस्टन का हो गया ए, तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। ये हो गया बच्चों चेंज इन वॉल्यूम, बराबर ना। ये प्रेशर को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, यही जो नेट या जो बोल सकते हो चेंज इन प्रेशर है, इसका मतलब प्रेशर इतने से इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इतने से इंक्रीज हुआ। यही जो इंक्रीज हुआ प्रेशर है, इसी की वजह से गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और वो प्रेशर जो है इस पिस्टन पे लगेगा बाहर के साइड में, यही बनेगा वो एक्स्ट्रा फोर्स जो हमें चाहिए। तो हम प्रेशर को लिख देंगे कि भाई ये हो गया हमारा वो एक्स्ट्रा वाला फोर्स, लेकिन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अपॉन एरिया को हम वहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस प्रेशर बाय वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू डी एक्स, और अपॉन एरिया वाला आ गया। तो अपने को बच्चों यहाँ से एक्स्ट्रा फोर्स का वैल्यू आ जाता है, ये आ जाता है माइनस पी ए स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू डी एक्स। डी एक्स छोड़ के ये जो बचा वो के इफेक्टिव हो गया, इसे उठा लीजिए आप, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दीजिए 2 पाई अंडर रूट, ये आ जाएगा बच्चों मास ऑफ पिस्टन, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन ऑसिलेट कर रहा है, मास ऑफ पिस्टन डिवाइड बाय, आप पूरा वहाँ पे के इफेक्टिव लिख दीजिए, वो हो गया पी ए स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 2 पाई अंडर रूट मास इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय प्रेशर इंटू एरिया का स्क्वायर। एक तो यही वाला फॉर्मूला हो गया, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही पूछते हैं कभी कभी, तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अच्छा, V इज इनिशियल वॉल्यूम, अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम को भी लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ इनिशियल वॉल्यूम को, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट मास इंटू इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू, लेट्स से उस कंटेनर में पहले यहाँ से लेके ये वाला हाइट, लेट्स से h हाइट तक गैस भरी हुई थी, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट डिवाइड बाय प्रेशर इंटू एरिया का स्क्वायर। तो एक एरिया बच्चों यहाँ से कट जाएगा, एरिया का स्क्वायर, तो एक एरिया यहाँ से कट जाएगा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने को आ जाता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट मास इंटू एच डिवाइड बाय पी इंटू ए। ये भी एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। इसमें सवाल यही खुद अपने आप में एक सवाल है कि आपको पिस्टन का टाइम पीरियड पूछ लेगा, तो अगर आइसोथर्मली कंप्रेस्ड किया तो ये वाला फॉर्मूला होगा बच्चा टाइम पीरियड का, अगर एडियाबेटिकली कंप्रेस किया तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, लेट्स सी। केस बी लेते हैं, इफ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, ठीक। अगर गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस करोगे तो जो इक्वेशन बनेगा प्रेशर वॉल्यूम के बीच में वो बन जाएगा पी वी रेस टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डेरिवेट करेंगे तो बच्चा इजी है, ये हो जाएगा पी डेरिवेटिव ऑफ वी रेस टू गामा विथ रिस्पेक्ट टू डी वी, प्लस ये आ जाएगा बच्चों वी रेस टू गामा इंटू डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू डी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। सिंपल यहां तक। चलिए यहां पे हो जाएगा बच्चा अपने पास p डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा गामा इंटू वी रेस टू गामा माइनस 1 प्लस वी रेस टू गामा इंटू ये हो जाएगा dp। यहां तक क्लियर हुआ जैसे, बाय dv इक्वल टू 0। dv से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाता है गामा इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम गामा माइनस 1 इंटू dv आ जाएगा यहाँ पे, प्लस वी रेस टू गामा इंटू dp इज इक्वल टू 0। हमें dp चाहिए बच्चों, तो dp की वैल्यू यहाँ पे सबको ले लो, तो ये हो गया माइनस गामा इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम गामा माइनस 1 इंटू dv होल डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चों वी रेस टू गामा। सॉल्व करेंगे तो चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकलता है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो गामा प्रेशर वॉल्यूम गामा माइनस 1 माइनस गामा, नीचे वाला जो वी रेस टू गामा है ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा, इंटू क्या बच्चा डी वी।
तो गामा माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा, वो बचेगा वी रेस टू माइनस वन। वी रेस टू माइनस वन इज नथिंग बट वन अपॉन वी, तो ये हो गया माइनस गामा इंटू पी डिवाइड बाय वी इंटू डी वी। मतलब बोल सकते हो सर ये तो सेम पहले जैसा ही है, बस यहाँ पे p बाय वी की जगह पे गामा p बाय वी आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्रोसीजर भी सेम होगा और टाइम पीरियड भी सेम आएगा, बस जहाँ पे सिर्फ p था वहाँ गामा p आ जाएगा। मतलब टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m इंटू वी डिवाइड बाई ये आ जाएगा बच्चा गामा इंटू पी इंटू ए का स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड का। आई होप आप समझ गए होगे डायरेक्टली कैसे किया मैंने। और अगर मुझे h के फॉर्म में चाहिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट ये आ जाएगा बच्चों मास इंटू एच डिवाइड बाय गामा पी इंटू ए। ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ पिस्टन गैस कंटेनर। यहाँ तक ले अच्छे से, कोई डाउट इसके अंदर बच्चों? चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया स्प्रिंग का। अब कुछ सवाल करते हैं जहाँ पे स्प्रिंग कंबाइन होकर हमें मिलता है और हमें उसका टाइम पीरियड निकालना पड़ता है। चलिए सवालों पे चलते हैं वापस। चलिए सवाल को देखते हैं बच्चों। ये सवाल में ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये वाला हो गया पैरेलल, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा। ये 2k और ये जो k आप देख रहे हो ये हो गए सीरीज में, तो इसका जो k इफेक्टिव आएगा बच्चों, यहाँ नहीं करते नीचे करते हैं ना, इसका जो आ जाएगा k इफेक्टिव वो आ जाएगा बच्चों 2k इंटू के डिवाइड बाय 2k प्लस k। मतलब ये वाला हो गया बच्चों अपने पास 2k स्क्वायर डिवाइड बाय 3k, k और k कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 ऑफ k। ये जो k इफेक्टिव हो गया ये इस वाले k के साथ अगेन हो गया पैरेलल में, तो अगेन आप बोलोगे कि आपका जो फाइनल k इफेक्टिव हुआ वो हो गया k प्लस 2/3 ऑफ k। इसका मतलब बच्चों जो अपने को फाइनल k इफेक्टिव मिलता है वो मिल जाता है 5/3 ऑफ k। इसको हम पुट करते हैं टाइम पीरियड के फॉर्म में, तो अपने पास आ जाएगा टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाय 5/3 इंटू के। ये 3 ऊपर आ जाएगा बच्चा, अपने पास आ जाता है ये 2 पाई अंडर रूट 3m डिवाइड बाय 5k। कंपेयर करने पे समझ में आ रहा है कि अल्फा की जगह पे 3 है, बट एक चीज़ यहाँ पे देखो वो सिर्फ पाई है, अपने पास 2 पाई है ना, तो घाई घाई में कंपेयर मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। वो 2 को अंदर लेके जाओ, 2 अंदर लेके जाओगे बच्चों तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू एम डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 5k। 4 3 आ जाएगा बच्चों 12, तो ये हो जाएगा 12m डिवाइड बाय 5k। अब कंपेयर करो और बोलो जो अल्फा हो गया भाई साहब वो हो गया 12। डन यहाँ तक समझा कैसे करना है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखो, ये बड़ा कॉमन सवाल है और मैक्सिमम टाइम ये जेई नीट हर जगह पे आया हुआ है। इसका विजुअल जो अपीयरेंस होता है ये देखने में दिखता है कि ये अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बट देखो ये दोनों स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड ना होकर सीधा ब्लॉक से कनेक्टेड, ये इंटर कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये कॉम्बिनेशन को आपको देख के बोलना है सर जी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, भले दिखने में सीरीज दिख रहे होंगे बट दोनों डायरेक्टली ब्लॉक से अटैच है, तो आप बोलोगे दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सवाल देख लो एक बार अच्छे से। In a figure, block of mass 490 gram placed on a frictionless table is connected with two spring having spring constant K is given. If a block is horizontally displaced through X, then the number of complete oscillation it will make in 14 pi second. तो कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन ये पूरा करेगी इन 14 पाई सेकेंड। सो सिंपल है, इसका टाइम पीरियड निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसको टाइम पीरियड से, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगर ये पैरेलल हो गया बच्चों तो कोई इफेक्टिव हम बोल सकते हैं सर जी ये डायरेक्टली कर दो, ये वाला हो गया 2k, k प्लस के कितना आ जाएगा अपने पास ये 2k आ जाएगा। k की वैल्यू हम जानते हैं 2 होता है, तो ये 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, तो k हो गया 4 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड पे आ जाओ, टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो 2 पाई एज इट इज रखते हैं क्योंकि अपने को पाई के फॉर्म में ही वो वाला आंसर भी है। मास हो गया 490 ग्राम, 490 ग्राम को बच्चों हम अगर कन्वर्ट करेंगे केजी में तो वो आ जाएगा 0.49 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2। स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो आई गेस 0.7 का स्क्वायर रूट 0.49 होता है, तो ये वाला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 0.7 डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चों नीचे वाला 4 होगा ना वो बाहर आके 2 बनेगा,
4, बाहर आके कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। आपने 2 से 2 कट कर दिया, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है बच्चों 0.7 टाइम्स पाई, ये हो गया उसका टाइम पीरियड। अब क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए इससे, आपको आ जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन ये हो जाता है बच्चों 14 पाई को डिवाइड कर दो 0.7 पाई से, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 14/0.7, ये आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 7, ये आ जाएगा बच्चों 20 ऑसिलेशंस। तो टोटल 20 ऑसिलेशन करेगा इन 14 पाई सेकेंड में। समझ में आ गया अच्छे से कैसे करना है? दिखने में भले दिखे सीरीज, बट है कौन सा ये कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सवाल देखो बच्चों, पहला जो है ए वाला वो सीरीज में दिख रहा है, बी वाला जो है वो पैरेलल में दिख रहा है। पूछा क्या है आपसे, एज पर गिवन फिगर टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड 2k आर कनेक्टेड टू मास m इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन फिगर ए इज 3 सेकेंड। तो ये वाले का टाइम पीरियड बच्चों बोला है 3 सेकेंड। देन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फिगर बी विल बी √x। तो इसका जो टाइम पीरियड बोला है ये बोला है √x, और अपने को बोला है x की वैल्यू बताइए। चलिए सिंपल सवाल है, इसमें दोनों टाइम पीरियड का रेशियो ले लो, सिंपल होता है इस तरीके के सवालों में। आप पहले इसे कुछ सॉल्व करके दूसरे वाले में पुट करने जाओगे, यही मोस्ट तरीका होता है। तो वो भी कर सकते हो, वो लेंदी होता है। आप एक काम करो, सीधा सीधा इसका क्या कर लो, रेशियो ले लो, रेशियो से आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। चलिए पहले वाला अगर हम सॉल्व करें, ए वाले को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ए वाले में के जो इफेक्टिव आता है, चूँकि वो सीरीज़ है बच्चों, तो वो हो जाएगा k इंटू 2k डिवाइड बाई k प्लस 2k। तो k इफेक्टिव बच्चों अपने को कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर डिवाइड बाई 3k। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3k, ये आ गया k इफेक्टिव। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T1 ले लेता हूँ इसे, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाय 2/3k। ये वाला हो गया पहले का। सेकंड का देख लो, सेकंड में जो k इफेक्टिव होगा बच्चों वो डायरेक्टली आप ऐड करके बोल सकते हो, ये 3k हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाय 3k, ये आ गया सेकंड का। दोनों का रेशियो ले लो, जो निकालना है उसे ऊपर रखो। नहीं ये वाला क्यों मिटा रहा हूँ मैं, सॉरी, ये मिटाना है अपने को ना। जो निकालना है उसे ऊपर रखो, T2 निकालना है, डिवाइड बाय T1 कर दो, T2 की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। क्या क्या सेम सेम है वो काट दो ना, 2 पाई कट जाएगा, m कट जाएगा, ये बचेगा 1/√3k डिवाइड बाय T1 में क्या बचेगा अपने पास, m कट गया, 2 पाई कट गया, ये बचेगा अंडर रूट ऑफ जो 2/3 है वो जाएगा 3/2k। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो जो 3k दिख रहे हो उसमें से k कट जाएगा, वो √3 नीचे आके ये वाले √3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा √9। अपने को मिलता है 1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा √9/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों T1। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2/9। 2/9 को हम लिख सकते हैं 2/√2/3 बराबर है इंटू T1। T1 की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास, T1 की वैल्यू आ गई 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब T2 की वैल्यू आ गई अपने पास बच्चों √2 सेकेंड। अब इसे कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दोगे तो आप बोल सकते हो x की जो वैल्यू है वो 2 हो गया। इस तरीके से ये वाला सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल यहाँ तक। चलिए अगले सवाल पे चलिए। ये सवाल एक काम करो, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और खुद से देखो सॉल्व करके हो रहा है क्या, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो खुद से। चलिए हम सॉल्व करते हैं अब इसको। क्वेश्चन ने बोला है इन फिगर ए, तो ये वाला लेट्स से फिगर ए वाला हो गया, ये वाला हो जाएगा फिगर बी। इन फिगर ए मास 2m इज फिक्स्ड ऑन मास m, 2m को नीचे वाले m के ऊपर रखा हुआ है, विच इज अटैच टू 2 स्प्रिंग इन स्प्रिंग कांस्टेंट k, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k हो गया। बी में बोला है मास m इज अटैच टू 2 स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k और 2k है। मास इज m इन a एंड b आर डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x हॉरिजॉन्टली देन रिलीज, then the time period is T1 and T2 corresponding to A and B respectively, follow the relation। तो TA और T1 और T2 का रिलेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, पहले तो ये देख लो कि यार एक कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया। तो दिखने में भले वो दिखते होंगे सीरीज, बट है कौन से बच्चों, वो पैरेलल। तो K इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ वाले केस में आ जाएगी 2K, ये वाले केस में K इफेक्टिव हो जाएगा बच्चा अपना 3K। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, टोटल मास ऑफ द ब्लॉक कितना हो गया, 3m हो गया,
डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2k। इस केस में T2 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ ब्लॉक हो गया m डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3k। दोनों का रेशियो ले लो तो आप बोल सकते हो T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू 2 पाई कट जाएगा। T1 का ऊपर क्या है बच्चों वो लिख दो तो अपने पास T1 में आ जाएगा अंडर रूट 3m डिवाइड बाई 2k होल डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा m डिवाइड बाई 3k। तो m से m कट गया, k से k कट जाएगा। जो रूट 3 है वो ऊपर चला जाएगा, वो उस 3 से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे बचेगा 2। तो T1 बाय T2 की वैल्यू आ जाती है बच्चों 3 बाय रूट 2। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर यहाँ तक? ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से। दोनों पैरेलल हैं तो k इफेक्टिव ऐड कर दो। तो पहले वाले का k इफेक्टिव हो गया k प्लस k 2k। टाइम बिट कितना आ जाएगा 2 पाई रूट टोटल मास कितना हो गया 2m एन एम 3m डिवाइड बाई 2k। सेकेंड वाले में k इफेक्टिव 3k हो गया, टाइम बिट कितना आ जाएगा 2 पाई m अपॉन 3k। दोनों का डिवीजन कर दोगे तो m कट जाएगा, k कट जाएगा, 3 ऊपर जाके हो जाएगा 3 इंटू 3, उसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा और वो हो जाएगा 3 अपॉन रूट 2। दिस इज ए रिलेशन बच्चों। ओके, गुड टू गो। चले आगे, चलिए बच्चों चलते आगे। इस सवाल में देखो, इस सवाल में ना आपको एक की जगह 2 ब्लॉक मिल रहा है, एक की जगह 2 ब्लॉक मिल रहा है और एक की जगह 2 स्प्रिंग मिल रहा है। सवाल अच्छा है, सवाल को रीड करो अच्छे से। बोला है कि इन दी रिपोर्टेड फिगर 2 बॉडीज A and B ऑफ masses 200 ग्राम एंड 800 ग्राम are attached with the system of a spring. Springs are kept in a stretched position with some extension. When the system is released, the horizontal surfaces is assumed to be frictionless. The angular frequency will be, तो बच्चों इसने angular frequency मतलब इसने अपने से पूछा है ओमेगा, ओमेगा पूछा है। सर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एम बाई के नहीं, उल्टा होता है बच्चों इसका, अंडर रूट के डिवाइड बाई एम। ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों अंडर रूट के डिवाइड बाई एम। यहाँ पे बस आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे जो के और एम होगा वो हो जाएगा के इफेक्टिव, और बच्चों जो एम होगा वो भी हो जाएगा एम इफेक्टिव। तो हमें इस सवाल में दोनों के इफेक्टिव वैल्यूज निकाल के सॉल्व करनी है। तो पहले स्प्रिंग के केस में देख लो, स्प्रिंग में कौन सा कॉम्बिनेशन है? सर स्प्रिंग इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड हो गए तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में के इफेक्टिव क्या आ जाएगा? डायरेक्टली K1 K2 कर दो तो K इंटू 4K डिवाइड बाई K प्लस 4K कितना आ जाएगा बच्चों? ये 4K स्क्वायर डिवाइड बाय 5K। तो आपको K इफेक्टिव मिल जाता है बच्चों 4 अपॉन 5K। ये वाला हो गया अपना K इफेक्टिव। अब बात करते हैं बच्चों मास का। तो यहाँ पे मास भी 2 कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास है इफेक्टिव मास, तो आप बोल सकते हो एम इफेक्टिव, इफेक्टिव मास इज, जैसे आपने स्प्रिंग का किया वैसे इसका करोगे, ये हो जाएगा m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो मास इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये वाला हो जाएगा 200 ग्राम इंटू 800 ग्राम डिवाइड बाय 200 प्लस 800 ग्राम। ठीक है यहाँ तक? 200 इंटू 800 मिला दोगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 12340 आ जाएगा डिवाइड बाई बच्चों ये हो जाएगा 1000। 3 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाता है मास इफेक्टिव की वैल्यू विच इज़ 160 ग्राम। तो ये हो गया आपका मास इफेक्टिव। चलिए दोनों को पुट करते हैं। तो अपने को ओमेगा यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। देयरफॉर बच्चों जो ओमेगा आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट के इफेक्टिव कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 5 इंटू के की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास 20 है डिवाइड बाय, ये देखो न्यूटन पर मीटर है, अपने को जो वैल्यूज दिया हुआ है वो 160 ग्राम में दिया हुआ है। 160 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा 0.16 kg। क्लियर यहाँ तक? चलिए ये काटोगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 60, नीचे आ जाएगा 0.16। 16 डिवाइड बाय 0.16 करोगे बच्चों, 16 डिवाइड बाय 0.16 ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 16, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 100। आप डायरेक्टली भी काट सकते थे बट मैं वैसे समझाया। देयरफॉर ओमेगा आ जाएगा √100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो ये हो गया बच्चों 10 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझा अच्छे से? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया है कि a light hollow cube of side length 10 centimeter and mass 10 gram. Light hollow cube of side length 10 centimeter and mass 10 gram is floating in water. It is pushed down and released to execute simple harmonic oscillation. Time period of oscillation is, उसने टाइम पीरियड का एक इक्वेशन दिया है, दैट इज y पाई इंटू 10⁻²। ये उसकी वैल्यू हो गई टाइम पीरियड की। देन द वैल्यू ऑफ y इस, तो बताओ y कितना। एक काम करते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड का अपने को दो फॉर्मूला पता है, याद अपने को वैसे भी एक ही करना है। तो ये हो जाता है टाइम पीरियड ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हो जाता है √m डिवाइड बाय ρag। यहाँ पे जो मास होता है वो ऑब्जेक्ट का होता है, डेंसिटी जो है वो लिक्विड का होता है, और एरिया जो है वो ऑब्जेक्ट के बेस का होता है इनटू g। सब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अपने पास 2 पाई √। ऑब्जेक्ट का मास कितना हो गया, तो ऑब्जेक्ट का मास 10 ग्राम हो गया बच्चों, तो 10 इंटू 10⁻³ kg करते हैं। अच्छा बाकी यूनिट देख लेते हैं एक बार। एक काम करते हैं ना, सब हम लोग किस में रखते हैं, सीजीएस में ही रखते हैं। तो मास हो गया 10 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड कौन सा हो गया यहाँ पे, वाटर हो गया। वाटर का डेंसिटी कितना हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ईजी है 1 रख दो। एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है बच्चों तो एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। जी जो है बच्चों, जी की अगर हम वैल्यूज की बात करें तो जी 9.8 या जिसको आप 10 लेते हो, बट ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस में हम इसे ले लेंगे 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना। तो यह आ गया 1000। क्लियर यहाँ तक। एक से ये कट जाएगा, ये 3 और ये 4, ये 4 मिलके ऊपर जाएंगे बच्चों, ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा √10⁻⁻4। 10⁻⁻4 रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई √10⁻² सेकेंड। देखो सेम सेम आ गया, इसका मतलब जो y की वैल्यू आ गई कितनी आ गई बच्चों, वो 2 आ गई। इस तरीके से कंपेयर करके आपको फ्लोटिंग के केस में आंसर आ जाएगा। समझ गया अच्छे से कैसे करना है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ये था हमारा एसएचएम का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इस वीडियो का जल्दी अपलोड होगा, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे फेजर का, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों एंगुलर एसएचएम का, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम। ठीक, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस सेकंड पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देगा बच्चों तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सेकंड वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। ओके बच्चों, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग।